बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बेटा हम चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का नाम है। होम्योस्टेसिस को गेट करने के 3 वेज हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट्स एंड थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ऑस्मोरेगुलेशन हमने बेटा डिटेल से डिस्कस कर लिया। एक्सक्रीशन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके हम एंडिंग पे हैं, और इसके बाद चैप्टर का लास्ट पार्ट थर्मोरेगुलेशन आ जाएगा, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर हम फिर डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन में बेटा हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। हमने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल्स, रोल ऑफ हार्मोन्स, ये सारा कुछ डिस्कस किया। आज बेटा हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, कि इंसानी बॉडी का जो यूरिनरी सिस्टम है, जो यूरिन प्रोड्यूस करने का सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, डिसऑर्डर्स कैसे आते हैं, उनके आने की रीज़न्स क्या क्या हैं, काजेज़ क्या क्या हैं, और उनका क्योर, उनका ट्रीटमेंट क्या है। किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर्स, उनके ट्रीटमेंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। किडनी प्रॉब्लम्स या क्योर्स जो हैं वो किडनी की सिचुएशन में, किडनी की रूटीन में, किडनी की नॉर्मल वर्किंग में अनयूजुअलिटी का नाम है, आउट ऑफ रूटीन होने का नाम है। कि अगर किडनी की नॉर्मल स्ट्रक्चर या नॉर्मल फंक्शन अनयूजुअल हो जाए, आउट ऑफ रूटीन हो जाए, एक नॉर्मल कंसंट्रेशन से बाहर हो जाए, तो हम उसको किडनी प्रॉब्लम या किडनी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। 2 फैक्टर्स ऐसे हैं बेटा जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाज़ औक़ात बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म, किडनीज़ के अंदर की जो वर्किंग है वो उसको डिस्टर्ब करती है, और बाज़ औक़ात बाहर से कोई ऐसी चीज़ बॉडी में एंटर हो जाती है, ड्रग्स, कोई पेस्टिसाइड्स, कोई ऐसी चीज़ें जो इस फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। यहाँ पर बेटा हम 2 टाइप्स के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स। किडनी की स्ट्रक्चर का ख़राब हो जाना लेकिन फंक्शन परफॉर्म ना कर पाना, और दूसरी तरफ किडनी की स्ट्रक्चर का ठीक होना लेकिन फंक्शनल किसी वजह से परफॉर्म ना कर पाना, यानी कि फंक्शनल प्रॉब्लम आना, स्ट्रक्चर का बिल्कुल ठीक होना। पहले बेटा हम फंक्शनल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम किडनी स्टोन्स को डिस्कस करेंगे। किडनी स्टोन्स बनने से पहले हम ये देखें कि किडनी की स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होती है, उसके किसी पार्ट में डैमेज नहीं आता, उसका कोई पार्ट ख़राब नहीं होता, सिर्फ स्टोन्स बन जाते हैं किडनी के अंदर, जिसे हम किडनी स्टोन्स या रीनल स्टोन्स का नाम देते हैं। ये स्टोन्स यूरिनरी सिस्टम के किसी भी एरिया में बने, रीनल पेल्विस में बने, यूरेटर में बने, यूरिथ्रा में बने, ब्लैडर में बने, किडनीज़ में बने, जहाँ भी बने उनको नाम किडनी स्टोन्स ही दिया जाता है। ये बात माइंड में रखनी है कि किडनी स्टोन्स का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ किडनीज़ में बनते हैं, वो यूरेटर में भी बन सकते हैं, वो यूरिथ्रा में भी बन सकते हैं, वो ब्लैडर में भी बन सकते हैं। जहाँ पर भी स्टोन बनेगा वहाँ से यूरिन का गुजरना मुश्किल हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगी और यूरिन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सीरियस किस्म की प्रॉब्लम्स, बहुत सीरियस किस्म की इन्फेक्शंस और बहुत सीरियस किस्म की डिजीज़ होने के चांसेस, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। डिफरेंट स्टोन्स किडनीज़ में प्रोड्यूस होते हैं जिनकी डिफरेंट केमिकल नेचर होती है अकॉर्डिंग टू साल्ट, कि किस साल्ट की वजह से वो स्टोन बना है, किस केमिकल की वजह से वो स्टोन बना है, किस काज की वजह से वो स्टोन बना है, उसके अकॉर्डिंग स्टोन्स डिफरेंट नेचर्स के और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। स्टोन्स बेटा कब बनते हैं? जब बॉडी में मेटाबॉलिक डिफेक्ट आता है, जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम में जाता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट आता है, तो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं हो पाती, तो स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। स्टोन्स की अकॉर्डिंग टू साल्ट्स डिफरेंट टाइप्स हैं। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कहते हैं ज़्यादा को और कैल्सीमिया कहते हैं कैल्शियम को। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाए तो हम उसको हाइपर कैल्सीमिया का नाम देते हैं, यानी कि कैल्शियम लेवल बॉडी में ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से स्टोन्स बनना शुरू हो गए। हाइपर ऑक्जेलोरिया, अगर ऑक्जालेट्स के साल्ट्स ज़्यादा हो जाएं, अगर कैल्शियम ऑक्जालेट का लेवल बढ़ जाए तो फिर कैल्शियम ऑक्जालेट्स के स्टोन्स बनते हैं। ऑक्जालेट साल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम हाइपर ऑक्जेलोरिया का नाम देते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्जालेट यानी कैल्शियम ऑक्जालेट्स के साल्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। ऑक्जालेट्स के बेटा इंक्रीज़ होने की वजह ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा होना, टोमेटोज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो हम सैलड के अंदर टोमेटोज़ कट करके खाते हैं, या टोमेटोज़ के मिड में जो सीड्स होते हैं उनका बॉडी में ज़्यादा चले जाना, ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, इससे भी जो है वो ऑक्जालेट साल्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं और बॉडी में कैल्शियम ऑक्जालेट्स स्टोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अगर बेटा इनकी परसेंटेज देखें कि इनकी परसेंटेज बॉडी में कितनी है, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सालेट्स स्टोन्स बनते हैं जो कि 70% हैं। कैल्शियम फॉस्फेट्स के स्टोन्स के चांसेस 15% हैं और यूरिक एसिड के स्टोन्स के चांसेस 10% है कि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, गाउट हो जाता है, सोजिश पड़ जाती है, फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो उससे भी स्टोन्स बन सकते हैं। यूरिक एसिड के ज़्यादा होने से अगर वो बॉडी से रिलीज़ नहीं होता, लेकिन उसके चांसेस 10% हैं और बाकी जो 5% हैं वो कुछ अदर फैक्टर्स, कुछ अदर साल्ट्स, कुछ अदर प्रॉब्लम्स की वजह से स्टोन्स बनते हैं। तो ये MCQs के अंदर इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट जो साल्ट्स हैं वो कितनी परसेंटेज से स्टोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारी बॉडी में साल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, फिर बॉडी में साल्ट्स ज़्यादा होने से जब ब्लड आता है किडनीज़ के पास फ़िल्टर होने के लिए, तो उसमें साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, वो साल्ट्स फिर नीचे बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जब यूरिनेशन होती है यानी कि ब्लड फ़िल्टर होता है, तो उस यूरिन में वो साल्ट्स ज़्यादा होने की वजह से वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होकर वो यूरिन के ज़रिए बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वो वेजल्स में नीचे बैठ जाते हैं, जिससे फिर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में स्टोन्स यानी कि साल्ट्स के डिपॉजिट्स बन जाते हैं, साल्ट्स के छोटे छोटे जो है वो टुकड़े बन जाते हैं। ये बहुत मिलीमीटर के और माइक्रोमीटर्स के जो है वो स्टोन्स होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं होते। फिर ये हमारे यूरिनरी सिस्टम के डिफरेंट एरियाज़ में ट्रैप हो जाते हैं। जहाँ पर ये स्टोन ट्रैप हो जाता है, फिर वहाँ से यूरिन का निकलना या वहाँ से यूरिन का ट्रांसफ़र होना नामुमकिन हो जाता है। अगर ये रीनल पेल्विस में स्टॉप हो गया तो किडनीज़ में से यूरिटर तक यूरिन नहीं आएगा। अगर ये यूरिटर में स्टॉप हो गया तो ब्लैडर तक यूरिन नहीं पहुँच पाएगा। अगर ये ब्लैडर में स्टॉप हो गया तो यूरिथ्रा यूरिन को बाहर नहीं निकाल पाएगी। अगर यूरिथ्रा में स्टॉप हो गया तो पेनफुल सिचुएशन होगी। लिहाजा ये स्टोन्स जिस भी जगह पर ट्रैप हो जाते हैं, फिर वहाँ पर जो है यूरिन का निकलना या यूरिन का रिलीज़ होना जो है वो इम्पॉसिबल या बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है। इनका ट्रीटमेंट क्या है, इनका इलाज क्या है, इनका क्योर क्या है? 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स बेटा दुनिया में यूज़ किए जाते हैं स्टोन्स को रिलीज़ करने के लिए। पहला ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कहते हैं ड्रिंकिंग मच वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पिया जाए, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि साल्ट्स वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करेंगे, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगी, तो वो साल्ट्स वाटर में डिज़ोल्व होकर आहिस्ता आहिस्ता घुल कर बॉडी से निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर फिर भी ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल होता तो फिर सर्जरी की जाती है। जिस हिस्से में स्टोन होता है अल्ट्रासाउंड करके उसको चेक करके उस हिस्से को सर्जिकली ओपन किया जाता है, स्टोन को रिमूव किया जाता है और फिर जो है वहाँ पे स्टिचेस या बैंडेज जो है वो लगा दी जाती है। थर्ड ट्रीटमेंट है लिथोट्रिप्सी, जो कि मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन्स को रिमूव करने का, और ये नॉन सर्जिकल रिमूवल है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, बॉडी के किसी हिस्से को ओपन नहीं करना पड़ता। किडनीज़ के स्टोन्स, गॉल ब्लैडर्स यानी कि पित्ते में अगर स्टोन हो, यूरिटर में स्टोन हो या बॉडी के किसी भी यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में स्टोन हो, तो विदाउट एनी सर्जरी डिफरेंट रेडिएशंस को इस्तेमाल करके जो है वो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए उन स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है। लिथोट्रिप्सी करने के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, बहुत सारे वेज़ हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वे डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी जो है, ये लिथोट्रिप्सी का सबसे कॉमन वे है, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि इस वे से लिथोट्रिप्सी जो है वो कैसे पॉसिबल होती है। लिथोट्रिप्सी की बेटा सबसे कॉमन जो वे है या सबसे कॉमन मेथड जो है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी। इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका मेथड क्या है या किस तरीके से ये लिथोट्रिप्सी पॉसिबल होती है या बग़ैर सर्जरी के स्टोन्स कैसे रिमूव होते हैं। एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड यानी कि अल्ट्रासोनिक्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासाउंड वेव्स कहते हैं। इससे लेस वाले को इंफ्रासोनिक्स कहते हैं या फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक्सरेज की या अल्ट्रासाउंड वेव्स की हाई कंसंट्रेशन, ज़्यादा मिकदार के अंदर बॉडी के बाहर से स्टोन वाले एरिया पर उनको हिट किया जाता है। बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर जज किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है कि स्टोन कहाँ पर है। बॉडी के बाहर से एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब है बॉडी के बाहर से, स्किन के बाहर से, बॉडी के ऊपर से उन वेव्स को हिट किया जाता है उस एरिया पर जहाँ पर स्टोन है। जब वो स्टोन पर हिट करते हैं तो स्टोन की ब्रेकडाउन हो जाती है स्मॉल पीसीज में और वो सैंड बन जाता है, इंतहाई बारीक पीसीज बन जाते हैं।
जब वो सैंड लाइक में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करके या बनानास यूज़ करने का डॉक्टर कहते हैं, और यूरिन के ज़रिए वो फिर बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं और अल्ट्रासाउंड की जगह अल्ट्रा वायलेट वेव्स लिख देते हैं, जो कि गलत है। अल्ट्रा वायलेट वेव्स और होती हैं जो सनलाइट से प्रोड्यूस होती हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स या एक्स रेज को हाई कंसंट्रेशन में बॉडी के बाहर से हिट करवाया जाता है, जिसकी वजह से स्टोन ब्रेक हो जाता है सैंड लाइक पीसीज में। फिर वाटर बहुत ज़्यादा पीने से, बनानाज या इस तरह के अदर फूड्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जिससे फिर यूरिन के ज़रिए वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। ये बहुत ईजी, कम महंगा, मॉडर्न और बड़ा इफ़ेक्टिव वे है किडनी स्टोन्स को रिलीज़ करने का, क्योंकि इसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, इसमें स्टिचेस नहीं लगाने पड़ते, इसमें बॉडी को कोई बहुत पेनफुल सिचुएशन नहीं होती। बड़े इजी वे में जो है वो प्रॉपर एरिया पर रेडिएशन हिट करती हैं, स्टोन को ब्रेक करती हैं और वो सैंड के पीसीज में कन्वर्ट होकर यूरिन के ज़रिए बॉडी से निकल जाता है। हर पेशेंट बिल्कुल ठीक है विद इन सम मिनट्स। लिहाजा ये बहुत मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो कि किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में ईजीली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर पे आते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। हमने जो किडनी स्टोन्स को डिस्कस किया वो था फंक्शनल डिसऑर्डर, कि किडनी की स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन अब है स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, के किडनी की स्ट्रक्चर ही ख़राब हो गई है, उसकी स्ट्रक्चर में ही डिस्टर्बेंस आ गई है, जिसकी वजह से वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रीनल फेलुअर, किडनी का फेल हो जाना, किडनी का काम करने के काबिल ना रहना, किडनी का काम करने के काबिल जो है वो पॉसिबल ना रहना, किडनी का मुमकिन ना होना कि वो अपना फंक्शन यानी कि ब्लड फिल्ट्रेशन कर सके। किडनी का फंक्शन ब्लड फिल्ट्रेशन है, यूरिन फॉर्मेशन है, उसे हम रीनल फेलुअर कहते हैं। बहुत सारे पैथोलॉजिकल काजेज़ या केमिकल काजेज़ की वजह से, पैथोलॉजिकल कहते हैं पैथोजेंस, बहुत सारे डिजीज़ के जम्स की वजह से, या बहुत सारे केमिकल्स यानी हमारे फूड्स, सॉल्ट्स, स्पाइसेस, ड्रग्स, मेडिसिन्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे केमिकल्स हैं। केमिकल्स की वजह से या पैथोजेंस, जम्स के, बैक्टीरियाज के, वायरसेस के अटैक की वजह से हमारी किडनी का कोई ना कोई पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारा नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़ास तौर पर नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमने पढ़ा था कि बोमेन कैप्सूल होता है और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जिसे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क यानी कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो फिर ब्लड की फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं रहती। जब ब्लड की फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होती तो फिर ब्लड प्लाज्मा के अंदर यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, जिससे ब्लड हाइपरटोनिक हो जाता है, ब्लड थिक हो जाता है, उसमें साल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस पर्सन का, उसमें अनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है और वो सही तरीके से ब्लड बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, उसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस हैं, वेस्ट ज़्यादा हैं और उसका रिज़ल्ट एनीमिया की फॉर्म में हुआ। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड अपने डिफरेंट फैक्टर्स को, ऑक्सीजन को, फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया, वेस्ट्स को रिलीज़ नहीं कर पाया। तो ये उसका इफ़ेक्ट होता है जब ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ द किडनी डिस्ट्रॉय हो जाता है और किडनीज जो हैं वो सही तरीके से रोल प्ले नहीं कर पाती डिफरेंट पैथोजेंस की वजह से या डिफरेंट केमिकल्स की वजह से। इसका बेटा ट्रीटमेंट क्या है? इसका क्योर दो तरीक़ों से किया जाता है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। या तो डायलिसिस किया जाए यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड जो है उसको फिल्टर्ड किया जाए, या फिर किडनी को किसी हेल्दी किडनी के साथ चेंज कर दिया जाए, जो कि लास्ट स्टेज है ट्रांसप्लांट करना। डायलिसिस जो है ये कब किया जाता है? अगर तो किडनी की प्रॉब्लम एक्यूट है, यानी कि अभी किडनी प्रॉपर फेल नहीं हुई, थोड़ी बहुत कुछ % फेल हुई है, या एक किडनी फेल हुई है एक ठीक है, तो तब तक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर एक किडनी ठीक है, एक किडनी किसी को डोनेट कर दी जाए तब भी फंक्शन परफॉर्म होता है। अगर एक किडनी ठीक है एक फेल हुई है तो बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किडनी एक्यूट लेवल पे फेल हुई हैं यानी कि कुछ % ठीक हैं कुछ % फेल हुई हैं तो भी वर्क होता रहेगा। लेकिन अगर किडनी का फेलवर क्रोनिक स्टेज पे चला गया यानी कि सीरियस स्टेज पे चला गया, इंतहाई स्टेज पे चला गया, क्लाइमैक्स स्टेज पे चला गया और किडनी अपने इंतहा तक फेल हो गई, किडनीज बिल्कुल फेल हो गई, तो फिर वो ब्लड फिल्टर नहीं कर सकती। फिर वो ब्लड फिल्टर करने से फेल हैं, फिर बॉडी से वेस्टेज रिमूवल नहीं हो सकता,
लिहाजा फिर ब्लड के अंदर यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट अकमुलेट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि किडनीज़ जो हैं वो वेस्ट रिमूव करने के काबिल बिल्कुल नहीं रहीं। लिहाजा अब इसका कोई ना कोई और हल, कोई ना कोई और सल्यूशन सोचना पड़ेगा, जो कि डायलिसिस की फॉर्म में या ट्रांसप्लांट की फॉर्म में सोचा जाएगा। लिहाजा ब्लड का टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ता जाएगा, बॉडी का पॉइजनस लेवल बढ़ता जाएगा और बॉडी मज़ीद से मज़ीद रिस्क में जाती जाएगी, टेंशन में जाती जाएगी। लिहाजा ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए कोई आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जाएगी, यानी कि मशीन, या फिर बॉडी कैविटी यानी कि हमारे एब्डोमेन पेट के रीजन के अंदर ब्लड को फ़िल्टर किया जाएगा। ये दोनों डायलिसिस के वेज हैं कि या तो एक आर्टिफिशियल किडनी, एक मशीन इस्तेमाल की जाए जिसे हम डायलाइज़र कहते हैं, जो हॉस्पिटल्स में होता है, या फिर हमारे बॉडी कैविटी यानी हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही ब्लड को फ़िल्टर करके वेस्ट को रिमूव करने का कोई ना कोई प्रॉपर मेथड जो है वो यूज़ किया जाए। लिहाजा वेस्ट को, वाटर को, नाइट्रोजनस मटीरियल्स को इस तरीके से रिमूव किया जाता है जैसे कि नॉर्मल और हेल्दी किडनीज़ ने किया था। जैसे नॉर्मल किडनीज़ या हेल्दी किडनीज़ वर्क करती हैं, इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट को, मटेरियल्स को और वाटर के मटेरियल्स को जो है वो रिमूव करवाने के लिए जो है कोई ना कोई आर्टिफिशियल वे जो है वो यूज़ किया जाता है। इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि डायलिसिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, डायलाइज़र मशीन क्या रोल प्ले करती है, और अगर किडनी का फेलुअर एंड स्टेज पे चला जाए तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करने की क्या कंडीशंस हैं, या एक आर्टिफिशियल किडनी एक नॉर्मल और हेल्दी किडनी की तरह एक आर्टिफिशियल मशीन किस तरह से वर्क करती है और हमारी बॉडी को इस क्रिटिकल सिचुएशन से कैसे सेव रखा जा सकता है। थैंक यू।